हेलो विद्यार्थियों, आज की क्लास में 12th क्लास का इंग्लिश का यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। ये 4th मॉडल पेपर है। अभी तक 3 मॉडल पेपर कराए जा चुके हैं। आने वाला जो आपका एग्जाम है उसके लिए बड़ा उपयोगी होगा। पहला प्रश्न है, अ पर्सन हु राइट्स अबाउट दियर ओन लाइफ स्टोरी इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो स्वयं के जीवन परिचय के बारे में जीवन लिखे उसको क्या कहते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से एक विकल्प आपका सही है। पहला विकल्प है ऑडिटर, दूसरा है बायोग्राफर, तीसरा है ऑटोबायोग्राफर और चौथा है पब्लिशर। तो ऑडिटर तो होगा नहीं, क्योंकि ऑडिटर मीन्स होता है संपादक, जो दूसरों के लेख को सुधारता उसको संपादक कहते हैं। बायोग्राफर ये होगा आपका आंसर। बायोग्राफर मीन्स क्या होता है, नहीं बायोग्राफर भी नहीं होगा। बायोग्राफर होता है बेटा जीवनी लेखक, जो दूसरों के जीवनी को लिखता है वो होता है जीवनी लेखक। ठीक है। ऑटोबायोग्राफर आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी आपका सही है। मतलब आत्मकथाकार जो अपनी कथा को लिखे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। जो स्वयं की कहानी लिखता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफर। और चौथा विकल्प क्या है, पब्लिशर, जिसका क्या अर्थ होता है, पब्लिशर का अर्थ होता है संपादक। तो संपादक वो होता है, या प्रकाशक कह सकते हैं, संपादक नहीं प्रकाशक, जो किताबों को छापता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम यहाँ पर दिया हुआ है, इडियम फ्रेज दिया हुआ है, तो इसका सही मीनिंग क्या होगा, सही अर्थ इसका क्या निकलेगा। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब सर के ऊपर नाखून मारना। इसका क्या होगा, हर्ट समवन, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। से एग्जैक्टली द राइट थिंग्स, हाँ ये होगा, बिल्कुल सही समय पर सही चीज कहना, सटीक कहना। से एग्जैक्टली द राइट थिंग, ये इसका आंसर होगा। हिट समवन किसी को चोट पहुंचाना, ये होगा नहीं, या हर्ट समवन। फिर है स्टार्ट अ फाइट, मतलब झगड़ा शुरू करना, फाइट शुरू करना, ये भी नहीं होगा, लड़ाई शुरू करना। और मेक मिस्टेक, गलती करना, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, से एग्जैक्टली द राइट थिंग, ये होगा। अगला प्रश्न आ गया, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज इनार्मस। इनार्मस का मतलब होता है बड़ा, विशाल का है। तो ऐसे इससे मिलता जुलता शब्द आपको चूज करना है, पता करना है। इनार्मस मीन्स क्या होता है, विशाल का है, यानी कि इसका क्या बनेगा, ह्यूज बनेगा। ठीक है, ये ह्यूज थर्ड ऑप्शन जो है ये इसका बनेगा। इनार्मस मीन्स होता है भयानक, तो ह्यूज इसका होगा, जो है वो सिनोनिम्स होगा, समानार्थी होगा। और टीनी मीन्स क्या होता है, वो होता है छोटा, बहुत छोटा। स्मॉल मीन्स भी छोटा होता है। ह्यूज मीन्स होता है विशाल काय। और एक शब्द यहाँ पर और आपके दिया गया है, एवरेज। एवरेज मीन्स होता है औसत, तो औसत तो होगा नहीं। ठीक है। तो इनार्मस मीन्स होता है ह्यूज, ह्यूज मीन्स होता है इनार्मस। अगला आ गया, चूज द अपोजिट ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट शब्द है जिसका आपको अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है। क्या होगा ट्रांसपेरेंट का उल्टा, ब्राइट मीन्स क्या होता है, चमकीला। क्लाउडी मीन्स क्या होता है, धुंधला। ऑब्क्यू, ऑब्क्यू, ऑब्क्यू जो शब्द है इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट का अपोजिट। इसका हिंदी अर्थ क्या कह सकते हैं, ऑब्क्यू अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी होता है। और साइनी या सीनी पढ़ सकते हैं, इसका अर्थ होता है चमकदार। तो आपका सही आंसर क्या है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, और ये अपारदर्शी है, तो आपकी हो गया। अगला प्रश्न आ गया, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। सेंटेंस के उस हिस्से को चयन करना है जिसमें गलती हो। सेंटेंस क्या है आपका, ही डू नॉट लाइक टू वॉच मूवीज ऑन वीक डेज। ठीक है, वीक डेज कह सकते हैं, साप्ताहिक दिनों में वह मूवी देखना पसंद नहीं करता है, ये इसकी हिंदी मीनिंग हुई।
अब आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डू नॉट उसके साथ नहीं डज नॉट लिखा जाता है। ये तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है, डू नॉट हटा करके डज नॉट लिख देंगे, बस यही यहाँ पे गलत है। फिर अगला आता है आपका प्रश्न, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। यू सेड टू राधा आई एम स्टेइंग, ठीक है, इसका इनडायरेक्ट बनाइए तो देखो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में तो क्या होगा, यू टोल्ड राधा, कामा हटा देंगे, दैट लिख देंगे और यू के स्थान पर आई के स्थान पर यू हो जाएगा। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो हो गया आई, सॉरी यू हो गया। और यू वर स्टेइंग, जब यू लिखेंगे तो यू के साथ टेंस बदलेंगे, आई एम को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। यू वर स्टेइंग, स्टडीइंग, सॉरी यू वर स्टडीइंग। ओके, आगे आ जाते हैं हम। द लाइब्रेरियन सेड यू कैन कीप दिस बुक विथ यू। ये सेंटेंस है, द लाइब्रेरियन सेड यू कैन कीप दिस बुक विथ यू, इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनेगा, द लाइब्रेरियन सेड दैट, सेड टू मी, या ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं कि मी से कहा होगा, तो क्या बनेगा, आई कुड कीप दैट बुक विथ मी, ये बन जाएगा। जब यू को बदलेंगे एक हिडन ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का हिडन ऑब्जेक्ट मी मान लेते हैं कि लाइब्रेरियन ने मुझसे ही कहा होगा, तो जब मी मान लिया तो हम यू को बदल देंगे, हो जाएगा आई और आई के साथ हो जाएगा कुड, कीप दिस का हो जाता है दैट बुक विथ मी, ये हो गया। अगला आ गया आपका, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसा डायरेक्टेड किया गया है उस तरह से सेंटेंस को बदलना है। क्या डायरेक्शन है देखिए, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। पीपल बिगेन टू रिसाइकिल, पीपल बिगिन टू रिसाइकिल, दे जनरेट मच लेस ट्रैश। अगर लोग रिसाइकिल करें तो कूड़ा करकट बहुत कम हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो इफ़ पीपल बिगिन रिसाइकिल, इफ़ पीपल बिगिन रिसाइकिल, अगर पीपल रिसाइकिल करना शुरू करें तो कूड़ा करकट कम निकलेगा। आगे उसी को वाक्य को जोड़ देते हैं, दे जनरेट मच लेस स्ट्रेस। अगला आ जाता है, सिंपल सेंटेंस करना है। क्या है, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, काम को समाप्त करके, ही फिनिश्ड हिज वर्क है एंड वेंट टू होम, तो इसका सिंपल बनाना है। क्या बनेगा, हैविंग फिनिश्ड, है ना, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू होम, ये बन जाएगा सिंपल। फिर आता है, ये प्रश्न है आपका, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसा कि डायरेक्टेड किया गया है उस तरह से निम्नलिखित वाक्यों को बदलिए। क्या है वाक्य, क्या है, मिस्टर वर्मा इज द वाइजेस्ट मैन इन द कंपनी। मिस्टर वर्मा सबसे बुद्धिमान आदमी हैं कंपनी में। कंपनी में जितने आदमी हैं उनसे मिस्टर वर्मा की तुलना कर दी गई है कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। अब इसको हमें पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, तो ये दो तरीके से बन सकता है। पहला बनेगा कि मिस्टर वर्मा इज वाइज मैन इन द कंपनी, ये बन गया, सिंपल सी बात हो गई। और दूसरा बनेगा, नो अदर मैन इन द कंपनी इज एज वाइज एज मिस्टर वर्मा, एज से बना सकते हैं, ठीक है। अगला आ जाए, इवन अ लार्ज आंट मे किल अ बिग एलिफेंट। एक लार्ज चींटी जो है एक बड़े हाथी को मार सकती है। लार्ज की जगह पर स्मॉल आंट होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। पैसिव बनाना है। क्या बनेगा पैसिव इसका, अब अ बिग एलिफेंट मे बी किल्ड, मे है तो मे वर्ब है, मे बी किल्ड बाई इवन अ लार्ज आंट, ये बन जाएगा। फिर अगला प्रश्न आ गया आपका, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में किसी एक को करेक्ट करना है। मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा कि दोनों को करेक्ट कर करके दिया जाए, ठीक है। क्या है वाक्य, है आपका, ईच ऑफ द प्लेयर परफॉर्म वेल इन द मैच।
ईच ऑफ द प्लेयर परफॉर्म वेल इन द मैच। तो देखो यहाँ पर जो होगा ईच ऑफ द के संज्ञा नहीं, के बाद संज्ञा हमेशा बहुवचन प्लूरल में होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ईच ऑफ द प्लेयर, प्लेयर्स हो जाएगा, प्लेयर नहीं होगा, प्लेयर्स हो जाएगा, है ना, यही यहाँ पर गलती है। अगला फिर देखते हैं, प्लेयर्स लिखेंगे। मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। अब इसमें हमें गलती ढूंढना है कि क्या है, तो गलती ढूंढते हैं, क्या है, द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई, बस यही इसका सही होगा। क्यों, मून लिखा है तो मून जो है वो अद्वितीय चीज़ है ना, उसके साथ आर्टिकल द लगाएंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं खगोलीय पिंड जितने भी हैं उनके साथ द आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आ गया बच्चों, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। निम्नलिखित शब्दों के युग्मों को अपने वाक्य में प्रयोग करना है, टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, और ऐसे प्रयोग करना है कि उनकी एक क्लियर मीनिंग बने। शब्द क्या है आपके पास, एडॉप्ट और अडॉप्ट। तो एडॉप्ट, ADAPT, इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, ढालना, अनुकूल होना। वी मस्ट अडॉप्ट अ न्यू इन्वायरमेंट, हमें एक नए इन्वायरमेंट्स में अच्छे से ढल जाना चाहिए। और दूसरा एडॉप्ट जो होता है ADOPT, ये होता है बच्चों गोद लेना, किसी को एडॉप्ट करना। दे वांट टू एडॉप्ट अ चाइल्ड, वह एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, ये बन गया। फिर शब्द आया बी में आया, क्या ऑप्शन में आया, कैरियर, कैरियर, ठीक है। तो जो CARER है, ये कैरियर होता है आजीविका, पेशा, लाइवलीहुड, ऑक्यूपेशन कह सकते हैं। क्या होगा इसका वाक्य प्रयोग, ही वांट्स अ सक्सेसफुल कैरियर, ठीक, वह एक सफल जीवन चाहता है, जीविका चाहता है। और दूसरा कैरियर जो है CARRIER, इसका अर्थ होता है वाहक या ढोने वाला। मॉस्किटोज आर द कैरियर ऑफ मलेरिया, ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। मच्छर जो हैं वो ढोने वाले हैं, वाहक हैं, ठीक है, किसके, मलेरिया के। मलेरिया किससे फैलता है, मच्छरों से फैलता है। अब आ गई बारी आपकी ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। क्या है ट्रांसलेशन, किसी जापानी दार्शनिक ने कहा था, यानी कि एनी जापानी फिलासफर सेड, या वंस एनी जापानी फिलासफर सेड, ऐसे भी कह सकते हो। क्या कहा था, हाथ की अंगुलियों के सहारे एक दिन हम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। विथ द हेल्प ऑफ द फिंगर्स, विथ द हेल्प ऑफ द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड्स, ये इतना हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या है, वी विल कांकर इंटायर द वर्ल्ड वन डे, ठीक है, या ऐसे करो, वन डे विद द हेल्प ऑफ द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड वी विल गेट विक्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये बन जाएगा। अब अगला वाक्य इसका क्या बनेगा, जापान वासियों ने आज इस कथन को सत्य करके दिखा दिया है। जापान वासियों ने, तो इसका क्या इंग्लिश होगी जापान वासियों की, द पीपल ऑफ जापान, जापानवासी। द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे भारतवासी। हैव प्रूव्ड होगा, हैव प्रूव्ड दिस स्टेटमेंट ट्रू टुडे, जापान वासियों ने इस कथन को सत्य साबित कर दिया है। अमेरिका जैसे देश भी जापान से पिछड़ने लगा है, इसका क्या होगा, इवन अ कंट्री लाइक अमेरिका, या लाइक अमेरिका कंट्री, इवन ऐसे ही बनाएंगे, इवन अ कंट्री लाइक अमेरिका हैज स्टार्टेड फॉलिंग बिहाइंड जापान, जापान के सामने वो स्टार्टेड फॉलिंग होना शुरू हो गया है, मतलब पीछे होना शुरू हो गया है। अब अगला वाक्य है, इसका कारण है जापानियों की निरंतर कार्य करती हुई अंगुलियां। अब कारण बताया गया,
द रीजन फॉर दिस या द रीजन फॉर इट इज द कंटिन्यूसली वर्किंग फिंगर ऑफ जापानीज, या वर्किंग ऐसे कह सकते हैं, कंटिन्यूसली वर्किंग फिगर ऑफ जापानीज द रीजन ऑफ दिस इट इज द रीजन ऑफ दिस, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे आप साफ साफ लिखें द रीजन फॉर दिस द कंटिन्यूसली वर्किंग फिंगर ऑफ जापानीज। कंटिन्यूसली वैसे बाद में भी लिखा जा सकता है। अब आइए अगला, लगातार परिश्रम करती हुई अंगुलियां। अब इसके बाद अंगुलियों में निरंतर कार्य करती अंगुलियां, उनकी अंगुलियों में छिपा है सफलता पाने का मूल मंत्र, लगातार परिश्रम। परिश्रम के बल पर ही व्यक्ति हर इच्छित वस्तु पा सकता है। यहाँ से हमें करना है जापानियों की निरंतर कार्य करती हुई अंगुलियां। अब इसका अनुवाद करना है, उनकी अंगुलियों में छिपा है सफलता पाने का मूल मंत्र, लगातार परिश्रम। ठीक है, हिडन in their fingers, hidden in their fingers is the success mantra, continuous hard work. Continuous hard work is the hidden mantra in of their fingers या of their hand, ये भी हो सकता है। अगला बताएंगे, फिर से करते हैं इसको। छिपा है सफलता पाने का मूल मंत्र, लगातार परिश्रम। यहाँ पर लगातार परिश्रम जो है शब्द, ये है आपका सब्जेक्ट। कंटिन्यू वर्किंग हार्ड इज़ द मेन काज ऑफ दियर सक्सेस, ये भी बन सकता है सरल शब्दों में। परिश्रम के बल पर ही व्यक्ति हर इच्छित वस्तु पा सकता है। अ मैन कैन गेट ऑल हिज डिजायरस थिंग, ऑल हिज वांटेड थिंग बाय द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क, या बाय हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कैन बी गिव ऑल डिजायरस थिंग टू द मैन, ये भी बन सकता है। परिश्रम के बल पर ही व्यक्ति विकास की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। अ पर्सन कैन ऑब्टेन, ये इसको तो बचा चुके हैं, यहाँ से होगा ओनली थ्रू हार्ड वर्क कैन अ पर्सन रीच द हाईएस्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये बन सकता है। परिश्रम के बल पर ही व्यक्ति विकास की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। अ मैन कैन बी ऑन द टॉप ऑफ सक्सेस बाय द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क, ये भी आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, व्यक्ति विकास की ऊंचाई पर पहुंच सकता है, पहले इतने का बनाएंगे। अ मैन कैन अचीव, क्या अचीव कर सकता है, द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ हिज डिजायर विद द हेल्प ऑफ लेबर, या विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क। तो ये रही ग्रामर की एक क्लास आपकी, मॉडल पेपर नंबर 4। इसी तरह से लगातार आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करें, ग्रामर में अच्छा नंबर लेकर के आएँ, यही मेरा प्रयास है।